मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्योंकि देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपके अति लघु उत्तरीय और उसके साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो महारिविजन का आप लोग का चल रहा था शिक्षा शास्त्र, तो उसका ये भाग 3 है। मैंने पहले भाग में 1 से लेकर 30 प्रश्नों का, उसके बाद मैंने 31 से लेकर 60 प्रश्नों का रिवीजन आप लोग के लिए कराया था। अब यहाँ पर देखिए अब जो है 61 से लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये लघुत्तरी अति लघुत्तरी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सेशन है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए आप लोग के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए आपका 61वां प्रश्न क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका पहला ही प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका क्या आता है यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। जो पहला आपका प्रश्न है 61, तो 61 इसको थोड़ा ले लिया जाए ऐसे। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए 61वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए 61वां प्रश्न क्या है आपका, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालकों और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम महात्मा पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है, बालक और मनुष्य के जो शरीर हो गया, मस्तिष्क हो गया और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम विकास से है ना, सर्वांगीण विकास करना। एक तरीके से सर्वांगीण व्यक्ति का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना ही क्या है, महात्मा गांधी जी के विचारों में जो है वो सच्चे मायने में शिक्षा होती है ना। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है और जानते हैं महात्मा गांधी जी खुद एक हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और इनको बहुत ही बड़ा पद ये दिया गया है। उनकी विशेषताओं को देखते हुए दिया गया है, ठीक है ना। तो डियर ये अपने आप में एक बहुत ही महान पुरुष थे महात्मा गांधी जी की जो बात होती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 62 प्रश्न की ओर। देखिए आपका 62वां प्रश्न क्या है, तो 62वां हम लोग का प्रश्न है, डाल्टन शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था। डाल्टन शिक्षा प्रणाली, देखिए यहाँ बात हो रही है डाल्टन शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है। तो डाल्टन शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन जो किया गया था रिविशंस, वो हेलेन पार्क हस्ट के द्वारा दिया गया था। देखिए कौन सी प्रणाली को किसने दिया हुआ है, यह कथन किसका है, ये शिक्षा शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया और समाज शास्त्र होता है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इन तीनों ही विषयों में देवशंस कोई ना कोई कथन, कोई ना कोई प्रणाली या किसी न किसी का वक्तव्य जो कहा गया रहता है, तो उसको डायरेक्ट भी पूछता है ना। आइए देख जानते हैं कि अब 63 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो डाल्टन प्रणाली का उद्देश्य है, तो डाल्टन प्रणाली का उद्देश्य क्या था डिविशंस, किस उद्देश्य पर बनाया गया था, जिसे हेलेन पार्कहर्स्ट ने बनाया हुआ था। तो बालकों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देना, व्यक्तिगत रूप में से शिक्षा देने का देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बनाया गया था उसके उद्देश्य से डाल्टन प्रणाली को बनाया गया था ना। बालकों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षित करना, एजुकेटेड करना, ये काम क्या था आपका 63 प्रश्न हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में। देखिए आपका तो ये 63 प्रश्न था। अब बढ़ते हैं हम लोग देखिए 64वें प्रश्न को। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, इसलिए देखिए अपने क्लासमेट में तो ये शेयर जरूर कर दिया करें। क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, इसलिए कोई भी अगर विशेष चीजें आप लोग को मिलती हैं तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें। यही आप लोगों का हेल्प रहेगा हमारे लिए, इस चैनल के लिए, इस चैनल को बड़े पैमाने पर लेके जाने के लिए। आप बढ़ते हैं हम लोग 64 प्रश्न की ओर। मेरिया मांटेसरी का जन्म कब हुआ था, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरिया मांटेसरी जी का जो जन्म हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था ना। मेरिया मांटेसरी का जो जन्म हुआ था वो 1870 ईस्वी में। अब मांटे स्कूल की जो बात होती है, कॉलेज की बात होती है, देखिए इस पर मैंने अपना जो सेकंड पार्ट बनाया हुआ था उसमें भी मांटेसरी से रिलेटेड आपके प्रश्न शामिल किए गए थे और इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। बढ़ते हैं हम लोग 65 प्रश्न की ओर। किसने शिक्षा को सक्रिय, गत्यात्मक और प्रगतिकारी बताया है। देखिए शिक्षा को किसने सक्रिय बताया ना, गत्यात्मक बताया और प्रगतिकारी बताया, तो ये तीनों की बातों को जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, मांटेसरी था। क्या नाम था डियर, मांटेसरी था ना। तो मांटेसरी जी ने ही शिक्षा को सक्रिय, गत्यात्मक और प्रगतिकारी भी बताया था, कहा था उन्होंने ना। बढ़ते हैं हम लोग अब 63 प्रश्न की 66 प्रश्न की ओर। देखिए 66वां आपका प्रश्न क्या है, मांटेसरी शिक्षा का केंद्र किसे कहा जाता है। तो मांटेसरी शिक्षा में डियर देखिए जो शिक्षार्थी थे, जो बालक था, उसी को देखिए क्या किया गया था, केंद्र बिंदु में लिया गया था। तो मांटेसरी शिक्षा का जो केंद्र बिंदु क्या था, शिक्षार्थी थे, शिक्षा को ग्रहण करने वाले जो लोग थे उनको ही केंद्र बिंदु के रूप में लिया गया था इसमें ना। आपका ये कौन सा प्रश्न हो जाएगा, 63 प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 67 प्रश्न की ओर। मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए 1817 में तो हुआ था, 1870 में ना, 1870 में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था, कहाँ, किस जगह पर हुआ था। तो मांटेसरी का जन्म जो डियर हुआ था वो प्लेस क्या है, इटली है, इटली। तो इटली, इटली में कौन सा, रोम नगर में जो हुआ था वो मांटेसरी जी का जन्म हुआ था। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है डियर। मांटेसरी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें देखिए हम लोगों ने कवर करने का पूरा प्रयास किया डियर। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आता है किंडर गार्डन ना। किंडर गार्डन कॉलेज की पद्धति जो लाया गया है, एलकेजी यूकेजी ना,
प्लेग्राउंड ड्यूरेशन यहाँ पर देखिए 68 प्रश्न आप लोग क्या हो जाएगा। किंडरगार्टन शब्द का क्या अर्थ है? तो किंडरगार्टन जानते हैं कि बहुत ही ये पॉपुलर रहे हैं, और यहाँ पर किंडरगार्टन का जो अर्थ होता है वो बच्चों का बगीचा होता है। पहले तो जानते थे कि जब प्रारंभिक समय में सब लोग पढ़ते थे तो एक से ही क्लासेस चालू होते थे, एक से पढ़ रहे हैं, दो में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि प्री नर्सरी नहीं, एलकेजी की बात होती है, यूकेजी की बात होती है, तो ये सब बच्चे क्यों सीखते हैं स्कूल में जाना कैसे है, बैठना कैसे, तो 2 साल 3 साल तो वो लोग यही चीजों को सीखते हैं। तो उसे देखिए किंडरगार्टन शब्द का अर्थ था बच्चों का बगीचा। बच्चों का बगीचा का मतलब हो गया ऐसा बगीचा जिसमें कि उनको अच्छे से खिलाया जा सके, सब मतलब खेल खेल में सिखाना या चीजें उनको उनके हिसाब से मतलब कैसे वो ढाल सके अपने आप को उसमें ना। दी एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक कौन है? दी एजुकेशन ऑफ मैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है डिस्टेंस, क्योंकि देखिए शिक्षा शास्त्र में बात हो रही है, तो दी एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो डिस्टेंस है उनका नाम है फ्रोवेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं फ्रोवेल जी। फ्रोवेल जी का भी देखिए कुछ इन्होंने भी अपना प्रणाली दी हुई थी। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका भी कुछ कथन है दिया गया, इंपॉर्टेंट रहता है। 17वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की है? तो प्राथमिक शिक्षा जो होती है डिस्टेंस, तो वो कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है ना। 1 से 5 तक के बच्चों की जो होती है शिक्षा दी जाती है, तो प्राथमिक शिक्षा के रूप में हम लोग बात करते हैं ना। उच्चतर प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं? 6 से 8 तक की बात करते हैं ना। उच्चतर की बात हो जाती है जब हम लोग क्या करते हैं, उच्चतर प्राथमिक शिक्षा की बात हो गई। माध्यमिक में जब जाते हैं, पूर्व माध्यमिक की बात होती है, 9-10 हो जाता है। उच्चतर माध्यमिक जब हो गया तो 11-12 की बात होती है ना। उसके बाद तो आप जानते हैं ग्रेजुएशन की बात आती है ना। ये जो लाया गया था 2+2+3 मॉडल जो लाया गया था, तो ये था ना कोठारी आयोग के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो प्रश्न रहा है एडिशंस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर 71 प्रश्न को। देखिए आपका कितवां प्रश्न क्या है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए बालक की आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो प्राथमिक कक्षाओं में देखिए ये जो आपका प्रश्न है ना, प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए बालक की आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? प्राथमिक कक्षा में ड्यूरेशन जो होता है वो देखिए 6 से 11 वर्ष होता है। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसका एडमिशन मतलब 5 से 6 वर्ष के अवस्था में उसका एडमिशन किया जाता है। तो अब जोड़ लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, वही 10 या 11 साल आ रहा है। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए बालक की जो आयु सीमा होती है वो कितने वर्ष निर्धारित होती है? वो 6 से 11 वर्ष निर्धारित होती है। ठीक है डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 71 जो प्रश्न है वो। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो आप लोगों का है 72 प्रश्न है जो है 72 72वां प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1949-50 में, देखिए वर्ष 1949-50 की बात हुई है। और जानिए जाए कि देश जो हम लोग का 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो 1949 और 50 में कौन सी शैक्षिक पद्धति को अंगीकृत किया गया था? तो शैक्षिक पद्धति ड्यूरेशन जो थी उस समय वो कौन थी? देखिए ये पद्धति थी हम लोग के यहाँ, कौन सी पद्धति थी ये? ठीक है, इम्पॉर्टेंट पद्धति थी यहाँ पर। 5+3+2+2, तो 5 3 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 2 12 हो गया। तो 5+3+2+2 जो था, यही शैक्षिक पद्धति जो थी वो थी बनाई गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1949 और 50 में। ये जानते हैं कि गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1900, जब ये लागू कर दिया गया था ना। 26 नवंबर 1949 को तो ये पूरा मतलब कुछ लोगों पर लागू किया गया था, और बाद में 26 जनवरी 1950 को सबको कर दिया गया था सबके ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग गणतंत्र बना लिए तो अपने हिसाब से सुविधाएं बनाएंगे। जब सुविधाएं बनाएंगे तो ऐसे प्रकार की व्यवस्थाओं को भी हम लोग लाएंगे। तो इसीलिए देखिए क्या लाया गया, 5+3+2+2 पद्धति को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? एजुकेशन में शामिल किया गया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 73 प्रश्न को। 73 प्रश्न क्या डिविजन आप लोगों का? उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो डिविजन देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1850 ईस्वी में हुई थी ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 74वां प्रश्न क्या है? डीपीईपी ना, डीपीईपी। तो डीपीईपी का पूरा नाम क्या होता है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ना, डीपी। तो जाहिर है डी से क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा, जिसको प्राथमिक भी हम लोग बोलते हैं। ई से एजुकेशन हो जाएगा, और कार्यक्रम पी से प्रोग्राम आपका हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, और प्राइमरी हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये डीपीईपी का पूरा फुल फॉर्म है। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, कंफ्यूज मत होइएगा डिस्टेंस। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये आप उसको हिंदी में भी याद कर सकते हैं, और डिस्टेंस इसको क्या कर सकते हैं आप लोग अंग्रेजी में भी तो आप लिख ही सकते हैं। किस वर्ष शुरू हुई? तो डिस्टेंस डीपीईपी की जो व्यवस्था थी वो सन 1997 से प्रारंभ है। ठीक है, कब से प्रारंभ है डिस्टेंस? सन 1997 से। ये आपका प्रश्न संख्या कौन था? 74 था। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 75 प्रश्न की ओर। देखिए 75 प्रश्न आपका क्या है यहाँ पर? प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत बेसिक शिक्षा का अर्थ कौन सी कक्षा तक से है था?
देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो लाया गया था और उसके तहत जो बेसिक शिक्षा का तो उसके अंतर्गत अगर ड्यूरेशन हम लोग बात करें ना, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिनियम जो आया था, तो बेसिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, कक्षा 5 तक की बात होती है। कहाँ तक की बात होती है, कक्षा 5 तक की बात होती है ना, 1 से 5 तक, तो कक्षा 5 तक की बात होती है। तो प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत ये बात शामिल की गई थी ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न ड्यूरेशन याद रखिएगा। 75 जो प्रश्न आपका है। अब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 76 प्रश्न की ओर। कौन से प्रश्न की ओर ड्यूरेशन? 76 प्रश्न की ओर। हम लोग का 76वां प्रश्न देखिए क्या है, बालिका शिक्षा परियोजना का उद्देश्य था। बालिका शिक्षा परियोजना का डिविजन उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना, देखिए बालिका शिक्षा परियोजना में मुख्य रूप से शामिल किया गया था। हालांकि सुरक्षा प्रदान करना, ऐसी बहुत सी बातों पर बात किया गया था, लेकिन मूलभूत जो है, अगर बालिका वो है शिक्षा के से रिलेटेड अगर जुड़ी हुई है, शिक्षा को अगर वो ग्रहण कर रही है, तो बालिका शिक्षा परियोजना में जो शामिल किया गया था कि छात्रवृत्ति वो दिया देकर बच्चों को, बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जा सके उन्हें आगे पढ़ने के लिए ना, ताकि उनके घर वाले जो है उन्हें शिक्षा से वंचित ना कर सके और उनके ऊपर भार भी ज़्यादा ना हो। बालिकाएं खुद से भी अपना स्टडी मतलब जो है अपने बल पर भी पढ़ सके ना, तो इसलिए उनके मनोबल के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का एक निर्णय लिया गया। बढ़ते हैं हम लोग अब 77वें प्रश्न की ओर। जुलाई अगस्त 1998 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? जुलाई अगस्त 1998 की। तो जुलाई अगस्त 1998 में क्या था, स्कूली बच्चों विशेषकर अगर देखा जाए तो लड़कियों का नामांकन प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्व शिक्षा अभियान। अगर प्राइमरी स्कूलों पर आप पहुंच जाएं और वहां पर सर्व शिक्षा अभियान लिखा हुआ न दिखे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब भी प्राइमरी स्कूलों में आप पहुंचेंगे, या तो छोटे जितने भी आप 1 से 8 तक के प्राइमरी स्कूल की बात हो गई, बेसिक स्कूल की बात हो गई ना, वो आंगनबाड़ी की बात हुई, तो वहां पर सर्व शिक्षा अभियान का जो स्लोगन कुछ ना कुछ रहता है, वो जरूर लिखा रहता है। सब पढ़े सब बड़े वाला जो बैग भी मिलता होता है नहीं, आप लोगों को देखिए कि सब पढ़े सब बड़े, इसका थीम था। सर्व शिक्षा अभियान की जो बात की गई थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब देखिए यहाँ प्रश्न का है क्या है आपका, 78 प्रश्न है। तो 78वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो डियर स्टूडेंट्स, और ये आप लोग देखिए क्वेश्चन मार्क बना लीजिएगा, कुछ में क्वेश्चन मार्क लगाया गया, कुछ में नहीं लगाया गया है। तो चलिए, वो तो बहुत बड़ी विशेष चीज नहीं है, आप लोग को यहाँ प्रश्न ध्यान में रखना है। देखिए 1983 में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना जो था, वो डियर स्टूडेंट्स 1983 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था? सन 1983 ईस्वी में किया गया था। ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा डिविजन? प्रश्न संख्या आपका 78 है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि प्रश्नों की सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाएगी डिविजन, प्रश्नों की सीरीज अभी आगे भी रहेगी आप लोग को मिलती। लेकिन आप लोग को भी एक कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को एक बड़े लेवल पर जाना है डिविजन, तो आप लोग भी इस चैनल के लिए प्रचार प्रसार में थोड़ा काम अपना जरूर करें। बस कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बस जब जाएंगे जो भी वीडियो आप लोग पसंद आता है, तो उस पर आप लोग को बस शेयरिंग का एक ऑप्शन आता है, तो उसे शेयर जरूर कर दिया करें। और याद रखिएगा कि डीजे सर को एक ब्रॉड चैनल हम लोग को बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताना डिविजन, वही मेरी फीस के रूप में भी है, ठीक है। मैं आप लोग को जितनी भी सुविधाएं व्यवस्थाएं देता हूँ इतने परिश्रम के द्वारा, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर जरूर करें। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो होता है, जिसे हम लोग SCERT बोलते हैं, क्या बोलते हैं? SCERT बोलते हैं ना, SCERT ना। स्टेट की बात हो गई, स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो गया ना, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है। ये भाई क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, काउंसिल हो जाएगा, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। जैसे वहां पर नहीं होता है आपका NCERT जो होता है ना, उसी SCERT होता है। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी डिस्टेंस, वो कब हुई थी? सन वर्ष 1961 में, 71 में हुई थी। 61 देखिए बोल रहे हैं, 61 में तो आपका NCERT का हुआ था। तो SCERT गठन कब हुआ था डिस्टेंस? वर्ष 1971 में। और NCERT कब हुआ था? 1961 में। ये भी याद याद रखिएगा, और मैंने इस प्रश्न पर पहले डिस्कशन कर चुके हैं। शिक्षा आयोग 1964 ईस्वी से 1966 के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर। कोठारी आयोग की जो संतुक्ति पर किया गया था ना, 10+2 2+2+3 वाला जो था, 10+2+2+3 वाला जो था, ये शिक्षा आयोग जो गठन किया गया था 1964 के बीच में, जो अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी थे। ठीक है ना डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। और ये कोठारी आयोग इन्हीं के नाम पर बनाया भी गया था ना, कोठारी आयोग सुने होंगे आप लोग। तो देखिए डॉक्टर DS कोठारी उनका पूरा का पूरा नाम था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। समझ में आया ना? ये प्रश्न संख्या आपका कौन सा था? ये प्रश्न संख्या डिविजन आप लोगों का 80 है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए 31वां आपका 81वां प्रश्न क्या है यहाँ पर। तो बढ़ते हैं हम लोग 80 जो आपका यहाँ पर है 1 प्रश्न की ओर। तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालयों स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए देखिए विद्यालयों में क्या होना चाहिए, विद्यालयों स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए। ये कथन किसका, ये कौन किसने दिया हुआ था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस बात का पहले जिक्र किया हुआ था। तो माध्यमिक शिक्षा स्तर के बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए उसको, तो विद्यालयों स्कूलों की स्थापना अवश्य रूप से की जानी चाहिए। जब तक वो लोग नहीं होंगे
तब तक ये उसका विकास नहीं हो पाएगा, और ये सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया हुआ था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जानते हैं कि इसका जो कार्यालय वगैरह है तो वो कहाँ पर है, एलमगंज में है, इलाहाबाद में। मैं तो वहाँ गया हूँ, गया भी था वहाँ पर। अपने मित्र अब्दुल नूरैन सर जो थे, सर जो हैं इस समय प्रवक्ता भी हैं वहाँ पर, उसी को मतलब यहाँ पर कॉलेज उनको मिला हुआ है, तो मैं उन्हीं के साथ तो गया था। उनका जब इंटरव्यू था तो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास गया था। तो डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर अब 82वें प्रश्न की ओर डिस्कशन। देखिए 82वां आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर, तो 82 डिस्कशन जो आप लोग का प्रश्न हो जाएगा, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। देखिए बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का मतलब क्या है, विद्यालय का जो निर्माण किया जाएगा उसमें कई उद्देश्य लेकर उसको स्टार्ट किया जाएगा ना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ध्यान रखते हुए जो विद्यालय खोलने की बात की गई थी, तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, कोठारी आयोग के द्वारा ही दिया। अभी देखिए बात हुई थी डॉक्टर डी.एस. कोठारी की ना, तो कोठारी आयोग, उन्हीं के आयोग में इसकी मतलब ना बात जिक्र किया गया था। और जान ही रहे हैं कि डॉक्टर डी.एस. कोठारी जो थे वो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए देखिए उनके नाम पर ये रखा भी गया है। डिस्टेंस ये आपका 82 प्रश्न हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 83 प्रश्न की ओर, जिससे हम लोग 83 प्रश्न 83वां के प्रश्न क्या है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 कब लागू किया गया। देखिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की बात हो रही है ना, तो ये अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो था वो लागू कब किया गया था, तो अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। और इसमें शिक्षा शास्त्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें अगर मनोविज्ञान को शिक्षा शास्त्र के साथ मिलाकर पढ़ा जाए ना, बड़ा ही आनंद आता है। और मैंने बीएचयू जैसे भव्य प्रांगण में इसका अध्ययन किया हुआ था, मुझे गजब का ऐसा भी क्लासेस लगते थे। मनोविज्ञान को और शिक्षा शास्त्र की बात हो गई जो। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है आपका निम्नलिखित में कौन सा, तो निम्नलिखित तो काटिए यहाँ पर ना, निम्नलिखित तो अगर पूछा जाए चार्ट ऑप्शन आपका, अगर ये बता कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो खुला विश्वविद्यालय है, तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये प्रयागराज में है। प्रयागराज इलाहाबाद जो जानते थे आप, पहले नाम था वो प्रयागराज, तो पहले प्रयागराज ही था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज हो गया। तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो था डिस्टेंस वो कहाँ पर है, वो है आप लोगों का प्रयागराज में ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हम लोग 85 प्रश्न की ओर। देखिए त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने ना। डिस्टेंस याद रखिएगा, त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा इस बात की पहले जिक्र की गई थी ना। बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब 86वें प्रश्न की ओर। आपका देखते हैं कि 86 प्रश्न कौन सा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली कब स्थापित हुआ था। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर भी सभी लोग बड़ी बड़ी डिग्रियों को लोग यहाँ पर से भी प्राप्त कर लेते हैं, और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो प्राइवेट के तौर पर भी काम करता है। डिस्टेंस यहाँ पर लोग फॉर्म वगैरह भर लेते हैं, जब इसका फॉर्म आता है तो फिर अपने एग्जाम को दे लेते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली की, उसकी सन 1985 में हुई थी ना। डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये वही मैंने बताया आप लोगों को कि अपने कामों करते हुए लोग इसमें अपना अध्ययन कर लेते हैं ना। और ये बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए भी ऐसी बातें नहीं है, यहाँ से अभी आप बड़ी बड़ी डिग्रियों को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 87वें प्रश्न की ओर। देखिए 87वां आपका प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई जिसे हम लोग की बात होती है, तो कब से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो था वो 1 जुलाई 1995 से क्या था, ये हावी हो गया था और अपने कामों को करना प्रारंभ कर दिया था, नहीं अपने कामों को अंजाम देना ही प्रारंभ कर दिया था। कौन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। कब हुआ था डिस्कशन, 1 जुलाई 1995 से इसने अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया था ना। ये आपका 87वां प्रश्न हो जाएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में किस प्रश्न की ओर, 88 ना 88वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 88 जो प्रश्न आपका है, तो 88 प्रश्न क्या है, शैक्षिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ना, वही जो मैंने बताया आप लोग को कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो बात हो रही थी, एनसीईआरटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो डिस्कशन से कब हुई थी, तो जान ही रहे हैं कि सन 1961 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में। नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। तो चाहे सी बात है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीजें अगर होंगी तो वो राजधानी में ही होंगी। तो देखिए नई दिल्ली में हुआ है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। डिस्कशन तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये एक है। ठीक है डियर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में। देखिए आपका जो 89वां प्रश्न है, 89 प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना कब हुई थी। तो डियर ये हुई थी 1986 ईस्वी में। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई हुई थी वो सन 1986 में लाई गई थी ना। बढ़ते हम लोग 90वें प्रश्न की ओर। देखिए देखा जाए 90वां आप लोग का प्रश्न क्या है,
तो 90 यहाँ पर जो हम लोग का प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। किस का अन्य नाम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है? किस डियर स्टूडेंट्स, किसका अन्य नाम जो है वो क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है। तो एनसीईआरटी जो है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ना। देखिए यहाँ पर स्थापना कब हुई थी? सन 1967 में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। तो ये 1967 में। तो ये इस बात को याद रखिए एडिशन, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ना। ये आपका क्या हो जाएगा? ये एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका पूरा नाम होता है। और जहाँ रहे कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो तो हर जगह हो गया है, कई राज्य वालों में लागू कर दिया गया। देखते हैं आप लोग का भी जो सिलेबस हो गया वो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है ना। तो पूरा का पूरा अब देखा जाए तो अब अच्छी चीज है, बराबरी की लड़ाई सभी राज्यों के मध्य होगी, सभी जिलों के मध्य होगी। ऐसा कुछ नहीं है अब नाटक रहेगा कि नहीं भैया आप तो कुछ और चीजों पढ़ के आए हैं। आपके जो एस सी ई आर टी जो था आपका, आपके हिसाब से अपने स्टेट के हिसाब से पढ़ के आए आप। लेकिन जब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग जो रहेगा, ये जो रहेगा एनसीईआरटी, अब सही रहेगा। सभी का सिलेबस बराबर रहेगा, सभी लोग बराबरी रूप से अध्ययन करके आएंगे, तब जाके यहाँ पर सही प्रतिभा का हम लोग को एकदम देखने को लोगों के बीच में मिलेगा, वहां पर कंपटीशन सही पैमाने पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहे आप लोगों के लिए शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 प्रश्न। 90 प्रश्नों की यह सीरीज आप लोग को डिस्कस कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 3 पार्ट मैंने ही आप लोग को उपलब्ध कराई है। उसके साथ ही साथ मैं आप लोग को और भी महत्वपूर्ण चीजें जो अवेलेबल कराता रहूंगा नियमित रूप से। लेकिन आप लोग समाज शास्त्र के प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से देखिए, नागरिक शास्त्र के प्लेलिस्ट को भी देखिए, अंग्रेजी का देखिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखे हैं उसको देखिए, और जो आप लोगों का शिक्षा शास्त्र का पेपर है वो भी जरूर देखिए। 4 तारीख को है, वो तो नजदीक है आपके। तो जितने भी मैंने अब तक लगभग 10 या 12 वीडियोस अपलोड किए जा चुके तो उनको जरूर देखिए। और सिविक्स में तो कम से कम 52 आपके पूरे ये पूरे सेशन है, तो उनको डिस्कशन जरूर देखिए, छोड़िए मत किसी भी प्रश्नों को। सभी को पढ़कर जाइए, बाद में कहीं आपको अखरे ना कि सर ने तो बता दिया था मैं पहले ही। देखिए मैंने क्या किया, मैप भी बताया हुआ था, भूगोल का मैप जो था, हिस्ट्री का मैप था। भूगोल के मैप में देखिए मैंने एक दिन पहले ही आपका 10 मिनट का लगभग 15 मिनट का वीडियो बना रहा था। उसके बाद मैंने इतिहास में बनाया, देखिए वहां से पूरे के पूरे 10-10 नंबर आप लोग कवर हो गए। और मैंने कम से कम छाट कर 15 से 20 प्रश्न बताए थे। तो ज्यादातर आपके प्रश्न मिल रहे हैं। कमेंट बॉक्स पर जो व्हाट्सएप से बच्चे जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहां से देख लेंगे आप लोग, 950 690 250 ये नंबर है। तो इस नंबर ज्वाइन होकर बहुत बच्चों ने अपना धन्यवाद भी दिया हमें कि सर वाकई में आप लोग आपकी चीजें जो है वो ज्यादातर फंस रही हैं। वो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, जिससे हम लोग की तैयारी और बढ़िया हो रही है और हम लोग को एक इंटरनल मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो बहुत ही आभारी है ये चैनल उन बच्चों का भी, और उनके सहयोग से ही हम लोग को और भी प्रेरणा मिलती है। और डिस्टेंस इस चैनल के सहयोग के लिए ये काम करो जरूर करते रहें कि अपना एक काम कीमती थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो का लिंक शेयर भी जरूर कर दें। क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो शेयरिंग ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है स्टडी का। तो डिस्टेंस से खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित करिए ना। तो इसी प्रेरणा के साथ अब देखिए आप लोगों का जो है वो नवरात्र भी आज चैत नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो चैत नवरात्र की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके साथ ही साथ रमजान के पाक महीने की भी आप लोग को हार्दिक बधाई। वो आप लोग बेहतर तरीके से अपने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे तन्तु निरामया सद्गुरु नारायण प्रसन्नो मां प्रसीद भव की भावना से आप लोग रहिए। ठीक है, सद्भावना से। और जो भी चीजें आध्यात्मिक की चीजें भी हैं, तो जिस भी धर्म के रूप में हैं आप लोग, तो उसको भी चीजें से अपने हिसाब से आप लोग करते चलिए। लेकिन एजुकेशन जान रहे हैं कि आप लोग अगर शिक्षा है तो प्रथम कर्तव्य आप लोग का एजुकेशन बनता है डियर स्टूडेंट्स। तो शिक्षा पर भी आप लोग ध्यान अवश्य दें। तो ये देखिए आपका महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। मैंने इसको इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को उपलब्ध कराया है लगभग 3 पार्ट में, और सभी जो प्रश्न डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को कभी भी आप लोग छोड़िएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और याद रखिएगा ये प्रश्न आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगे ना। और यहाँ से यदि आप लोग लापरवाही करेंगे तो फिर आप लोग का समझ लीजिए मैटर गड़बड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, स्टडी को एकदम चक्कर करिए अपने, और नियमित रूप से अपने स्टडी करते रहिए। क्यों से मुश्किल से अब तो 10 से 12 दिन आपका एग्जाम बचा है। आधा समय तो लगभग बीत ही गया आपका, आधा बचा है वो भी निकल जाएगा। उसके बाद तो आप लोग को आनंद ही आनंद रहेगा। जो एंट्रेंस वगैरह देखिए मेन इसका क्या होता है, एक दबाव अलग होता है। जो एजुकेशनल आप अगर तैयारियां करते हैं ऐसे और ऐसे पढ़ते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर देखिए शिक्षा शास्त्र का ये महत्वपूर्ण सेशन चला रही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो डियर फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर करिए। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना।
इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर फ्रेंड्स, इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।